नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है आपका एक बार फिर ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के इस कार्यक्रम 1 to 1 में। आज हम बहुत ही आनंदित महसूस कर रहे हैं और बहुत ही गौरवशाली महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारे स्टूडियो में आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने हमारे देश के लिए ना केवल सेवा दी है, उन्होंने हमारे देश को दिए हैं कई ऐसे हथियार, ऐसे वेपन्स जो हमारी युद्ध नीति में कारगर साबित होते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सेना मेडल, युद्ध सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सुसज्जित ब्रिगेडियर राजीव महाना। ब्रिगेडियर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। पहले तो सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि हम बहुत आनंदित महसूस कर रहे हैं और गौरव की बात है हमारे लिए कि आप आज हमारे स्टूडियो में खुद मौजूद हैं। सर, आपसे बात करना चाहेंगे हम आजकल, क्योंकि एक ऐसा माहौल तनाव का बना हुआ है हिंदुस्तान और चाइना के बॉर्डर्स पर, लद्दाख में, तो इसी विषय से जुड़ा हुआ, क्योंकि आम जनता के मन में इस विषय को लेकर के बहुत सारे ऐसे जुझारू सवाल हैं जो उनके मन में चलते हैं, लेकिन उनका स्पष्ट उत्तर कहीं नहीं मिलता। तो आप क्योंकि हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, तो हम एक स्पष्ट उत्तर चाहेंगे आपसे कि क्या असल स्थिति है इंडो चाइना बॉर्डर्स पर। आपका सवाल जो है उसे आप 3 लेवल्स पर देखिए, स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल और टैक्टिकल। जहां तक स्ट्रेटेजिक लेवल का सवाल है, इसके पन्ने तो 2013 से खुले हुए हैं। 2013 जिसमें चाइना ने जनरली अपने एक्सपेंशनिस्ट एक्टिविटीज दिखाने शुरू कर दिए थे। आज आप साउथ चाइना सी देखिए, ताइवान देखिए, चाइना जापान देखिए और फिर हिंदुस्तान पर आ जाइए। जब आप हिंदुस्तान पर आते हैं तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे बिल्कुल क्लियर है कि चाइनीज़ भाषा में एक शब्द होता है शी, SHI, जिसका सिंपल इंग्लिश अनुवाद है aggregate all the resources for strategic objectives. This is the basic concept of national power of China. So at strategic level, it is very, very clear that now under the leadership of Xi, China is of the opinion that time of assertion has come. Okay. Time of preparation is over, time of assertion has come. The point is, when you assert yourself, you have to have some end, some objective in mind. As far as China is concerned, their objective is one single line of their president, the great glory of China, Central Kingdom. Now, within this process of Central Kingdom are all these activities. Now you come to Eastern Ladakh, or for that matter, you come anywhere along the line of actual control. What is the definition of line of actual control? A line where we mutually agree to disagree. No problem. So therefore, imperative along all the 5 so-called treaties was Article 1 all along. And what was Article 1? Article 1 was the militaries of both the nations will try their best to avoid any kind of provocative confrontation. So, क्योंकि अब नहीं हो रहा है, प्रोवोकेशंस हो रही हैं। उसके बाद अब आपका टेक्टिकल लेवल। मैं हर साल तिब्बत में एक्सरसाइज करता हूँ, चाइना अपने ट्रूप्स लाता हूँ और उनको खूब युद्ध का अभ्यास कराता हूँ और वापस चला जाता हूँ। इस साल मैं वापस नहीं जाता। ना केवल मैं वापस नहीं जाता, बल्कि नॉर्थ टू साउथ अगर आप देखो, DBO तेप्सांग से शुरू हुआ, गलवान से अब आप पेंगोंग सो पे आ गए हैं, दमचौक तो साथ में लगा ही हुआ है। करेक्ट। जब ये हो रहा था तो आप उधर क्या कर रहे थे? सिक्किम में नाथुला। राइट। करेक्ट जी। और जब वहां आप नाथुला कर रहे थे तो आप बाकी जगह क्या कर रहे थे? एज ए नेशन आप साउथ चाइना सी में अपना मलक्का डायलामा सुलझा रहे हो। चाइना अपना मलक्का डायलामा सुलझा रहा है साउथ चाइना सी में। चाइना ग्रेटर चाइना बनना चाहता है ताइवान को मिला के, पर हिंदुस्तान ना तो ताइवान है, इसलिए टेक्टिकल लेवल। टेक्टिकल लेवल पे क्या है,
कि हम बार बार बात करते हैं डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स, करेक्ट, परंतु डिसएंगेजमेंट इज स्टेज 2, फर्स्ट इज डी एस्केलेशन। राइट। जब आपके बीच में तनाव कम होगा तभी तो डिसएंगेजमेंट ऑफ ट्रूप्स होगा। जी जी। सो टेक्टिकल लेवल पे आपने शतरंज का चाल चला। शतरंज जो आपको मालूम है, चतुरंग बोल के हिंदुस्तान में इजाज़ हुआ, फिर शतरंज बना, अभी चेस बोलते। एक बड़ा फेमस चाल होता है उसमें जो आम तौर पे हम कहते हैं शुरू शुरू में चल देनी चाहिए, कैसलिंग। तो अभी आपने कैसलिंग किया है। आप अच्छी तरह जानते हो कि सब सेक्टर नॉर्थ ऊपर है डीबीओ में, चुशूल नीचे है, और चुशूल के बाएं साउथ वेस्ट में 50 किलोमीटर दूर ले है, ये भूलना नहीं। तो जब आपने देखा गलवान हो गया, हिंदुस्तान ने जब देखा गलवान हो गया, हिंदुस्तान ने देखा अरे ये बिल्कुल ही नदर्न बैंक पे जाने नहीं देते हमें आजकल पेंगोंगसो के, तो हमने कासल किया और सदर्न बैंक को पकड़ा। कासल किया, हमने अपना हाथी चलाया, हाथी चला के ऊंचाया पकड़े पहाड़ों के, तो चुशूल को स्पांदुर गैप से भी रोका, इधर से भी रोका। यही आपने अभी किया है, यही सिचुएशन है। आप बार बार मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, डिप्लोमेटिक आंसर्स इन सब चीज़ों के जहाँ तक अंदाज़ा है रशिया में ख़त्म हो गए। सर, जिस तरह से आप हमें बता रहे हैं, हम ये समझना चाहेंगे कि कौन से ऐसे मेजर एरियाज़ हैं जहाँ पर ऑक्यूपाई करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिससे कि हमारी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी क्लियर हो जाए और हमारी टैक्टिक प्लानिंग भी क्लियर हो जाए। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि चाइना पीछे जाता है पर फिर वापस मुड़कर आता है, और जब दोबारा से आता है तो स्ट्रॉन्गर वे में आता है। उल्टा देखते हैं, 5 कदम जाता है, 2.5 कदम पीछे जाता है। जी। 1940 में हंगरी की लड़ाई में एक टर्म कॉइन हुआ था, सलामी स्लाइसिंग। मुझे एक ज़मीन का टुकड़ा चाहिए, मेरे पास 2 चॉइस हैं, मैं हमला करूं, खूब सारे रिसोर्स लगाऊं, एक ही बार में पूरे पे कब्जा करूं। दूसरा, मैं हमला कुछ भी नहीं करूं, मैं जाऊं, बैठ जाऊं, आप आओ एक पड़ोसी की तरह बातचीत करने, मैं बोलूँ अच्छा मैं जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा पीछे आऊँ, अब जो बीच के 2.5 कदम बच गए वो मेरे। चाइनीज़ वॉरफेयर में, मैं तो कहता हूँ हर वॉरफेयर में होना चाहिए, परंतु चाइनीज़ वॉरफेयर में एक सेपरेट खूबसूरत सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और शुरू से पढ़ते हैं, आज नहीं सुनजू के ज़माने से पढ़ते आए हैं, डिसेप्शन। उनके हर ऑपरेशन में डिसेप्शन होगा ही होगा। अब जहाँ तक हमारा खुद का सवाल है, बात तो सही है, अगर हमने दौलत बेग ओल्डी को एक्टिवेट किया है 2013 में किया, अभी 7 साल हो गए, तो उस हवाई अड्डे के ऊपर आपका सबसे भारी भरकम हवाई जहाज उतर सकता है। बिल्कुल। तो यकीनन कराकोरम पास से लेके और वहाँ तक आपको किसी ना किसी तरह पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि बाय द वे सब सेक्टर नॉर्थ उसे बोलते हैं, वही एक इलाका है जहाँ अगर पाकिस्तान शख्सगाम वैली का इस्तेमाल करे तो चाइना और पाकिस्तान आपको दोनों एक साथ थ्रेट कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, बट कितनी है वो नहीं मुझे पता। अब आपने सड़क बनाई है जो नॉर्थ दौलत बेग ओल्डी से साउथ की तरफ आ रही है, श्योक रिवर के साथ, यहाँ पे गलवान श्योक का कॉन्फ्लुएंस है जहाँ ये ब्रिज डाला है। जी जी। अब इस ब्रिज को तो आपने डाल दिया, पर हर सड़क का सबसे कमज़ोर हिस्सा कौन सा होता है? जो पहले टूट जाए तो ये ब्रिज। तो आपको इस ब्रिज को तो किसी ना किसी तरह प्रोटेक्ट करना ही होगा, क्योंकि ये ब्रिज ही नहीं होगा तो दोबारा डालोगे सड़क कैसे इस्तेमाल करोगे? अब आप नीचे आ जाइए, चुशूल के माथे पर ऊपर नॉर्थ में 135 किलोमीटर की पेंगोंगसो लेक है। वो लेक जो 45 किलोमीटर तक हम बोलते हैं हमारे कंट्रोल में है, वो बाकी चाइना बोलता है चाइना के कंट्रोल में है, कोई समस्या यहाँ तक नहीं। लेक की खुद की कोई बड़ी इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस है वो रास्ता
वो अप्रोच जो लेक के बैंक से होता हुआ चुशूल आएगा। सर इसी से मैं जोड़ना चाहूँगी इस बात को कि कौन से ऐसे, क्योंकि ज्योग्राफी लद्दाख लेक की बहुत ही अलग तरह की है, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर हिंदुस्तान का कब्जा रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और क्या हम वहाँ पर स्थिर हैं? कब्जा की जगह हम डोमिनेशन कहेंगे। हाँ। क्योंकि कब्जा तो लाइन ऑफ कंट्रोल में हो नहीं सकता है। डोमिनेशन, सब सेक्टर नॉर्थ आपको डोमिनेशन में रखना ही रखना है, ऑप्शन नहीं है आपके पास। गलवान आपको रखना ही रखना है, ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये जो जिसको आप पेंगोंगसो हाइट्स बोलते हैं, वास्तव में क्या है? कराकोरम हाइट्स नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट चलती ऐसे, जहाँ पे ख़त्म होने लगती हैं करीब करीब, तो ये पेंगोंगसो हाइट्स शुरू हो जाती है। ये वही है, उनका बचा हुआ हिस्सा, जैसे जम्मू में आपको शिवालिक दिखाई देते हैं। अगर आप इन हाइट्स के ऊपर अपने बैंक में, जहाँ आप आज हो सदर्न बैंक में वहीं बैठते हो जहाँ हो आप, तो आप नेचुरली नदर्न बैंक को तो देख ही सकते हो, जहाँ चाइना ज़बरदस्ती आपको जाने से रोक रहा है। और अगर आप देख सकते हो तो यकीनन आप बाकी भी सब कुछ कर ही सकते हो जो आप करना चाहते हो। तो ये आप नहीं छोड़ सकते, आप रजांगला नहीं छोड़ सकते, आप हेलमेट टॉप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको स्पांगुर गैप, देखिए अभी तक मैंने इस गैप का सिर्फ नाम लिया है, इस गैप की एक बढ़िया चीज़ मैंने आपको बताई नहीं। ये है पेंगोंगसो, 135 किलोमीटर ऐसे वेस्ट टू ईस्ट चलती है। जहाँ हम चाइना के कंट्रोल के इलाके में तिब्बत में आते हैं, ये है स्पांगुर सो, सही। इन दोनों के बीच में ये है स्पांगुर गैप, 2.53 किलोमीटर का गैप, खुला गैप बिटवीन टू हिल्स, जहाँ पे आप किसी भी तरह के आर्मर्ड व्हीकल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ बैठेंगे नहीं सदर्न बैंक पे ऊपर कासल करके, तो आपको ये गैप दिखेगा नहीं। अगर आपको ये गैप दिखेगा नहीं तो समस्या, तो ये तो रखना ही पड़ेगा। तो सर इतने मुश्किल जो क्षेत्र हैं हमारे यहाँ तक, क्योंकि आप आर्टिलरी और वेपनरी से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, सीधे तौर पर जुड़े रहे हैं, कितना मुश्किल रहता है हमारी आर्मी के लिए वहाँ तक आर्टिलरी पहुँचाना, या रोज़मर्रा की जो रूटीन सामग्री हमारे सैनिकों के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि वहाँ पर जब तक हम जमे नहीं रहेंगे तब तक कुछ कारगर साबित नहीं होगा। तो वहाँ पर रहने के लिए काफ़ी दिक्कतें होंगी, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। तो कितना मुश्किल होता है हमारे लिए वहाँ तक सामग्री को पहुँचाना? मैं इन्फेंट्री ऑफिसर हूँ, कुमाऊं रेजिमेंट का हूँ। इन्फेंट्री को क्वीन ऑफ द बैटल बोलते हैं। आर्टिलरी हमेशा हमारे साथ रहती है, हमारी दोस्त है जी, हमारी बहुत मदद करती है जी। देखिए आज, और जब मैं आज शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं जनरली एक टाइम स्लाइस लेता हूँ, 2014 क्या 2013 ही लेता हूँ। 2013 से 2020, ये 5-7 साल में आपके पास सड़क के ऊपर जाने की काबिलियत है, आपके पास डीबीओ है, आपने फुकचे को एक्टिवेट किया है, फुकचे एक एयर स्ट्रिप है जी जी, आपके पास चुशूल की एयर स्ट्रिप भी है, आपके पास लद्दाख का बेस है। ये सब अगर आपके पास है और आपको ले जाने की ज़रूरत है, सामान, साज, हथियार, तो हाँ चैलेंज है, परंतु क्योंकि आपके पास तरीके भी हैं तो संभव है जी, संभव है। लेकिन कुछ उन क्षेत्रों में दिक्कत नहीं आती कि जैसे जो हमारे बिल्कुल ही पहाड़ी क्षेत्र हैं, क्या वहाँ तक हम इजीली पहुँच जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको वायुसेना की मदद तो लेनी पड़ती है। देखिए इजीली एक बड़ा रिलेटिव टर्म है, और यकीनन कहीं ना कहीं नहीं, मैं तो कहूँगा कि मेजॉरिटी इज एयरफोर्स एफर्ट, राइट। यू कैन यूज फिक्स विंग, यू कैन यूज रोटरी विंग, दैट इज heavy lift hepters, but definitely Indian Air Force is the savior. There's no doubt in that. Okay. एक सवाल अक्सर हम लोगों के, आम जनता के मन में आता है कि हमने देखा इतने पिछले दिनों में इतना तनाव का माहौल था, CDS लेवल पे बात हुई, NSA लेवल पे बात हुई, सरकारी सतह पे बात होती है, मिनिस्ट्रियल लेवल पर बात होती है,
इतने हमें आश्वासन भी सुनने को मिलते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे वो तनाव कहीं भी कम होता हुआ नज़र नहीं आता, बल्कि बढ़ता ही नज़र आता है। ऐसा क्यों? इसका जवाब नीचे से ऊपर देते हैं। मैं एक राइफलमैन हूं, मेरे को क्या आदेश है? मेरे को ये आदेश है कि जहां पे मैं हूं अपनी पेट्रोल के साथ, जिस टेंट में मैं हूं अपनी प्लेटून के साथ, ये इलाका ऐसा है जो हिंदुस्तान के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर है। मेरे ऑर्डर्स क्लियर हो गए। अब अगर मेरे ऑर्डर्स इतने क्लियर हैं जो हैं, आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट पिछले वीक सुनी होगी। ड्यूरिंग आर्मी कमांडर्स टॉक्स इट वाज एम्फसाइज्ड दैट Indian soldiers have been now permitted to fire in self-defense. This is a very serious statement, ma'am. It's a very, very serious statement. And now you are given an intent also, that if I feel physically threatened, Balwan, I will fire. So, for me, what is disengagement? For me, disengagement is that come 30th of October and I go back from where I came. Unless I become a victim of prisoner's dilemma, which I'll talk about later. So this is your ground situation. Now see, in October what is going to happen? In October, militarily campaigning season is going to close in. You can extend it till mid of November. Beyond that, what? You are talking of 16,000 feet and minus 40-degree temperature. Which is very difficult. And in October, second thing is also going to happen. That 5th plenary conference of China's Supreme CMC is going to take place. And in that conference, Xi has two options now. Either he goes as a man who has followed and given the China its vision, or he goes as a man who has stirred the elephant into negotiation. Which posture he would like to take, I leave it to him. But this is the exact situation. Okay. I am quoting exactly now what a very fine general wrote, General V.R. Raghavan. He has written a very, very enlightened book called Siachen, A Conflict Without End. In that he says, as far as military mind is concerned, when I go on a height, that height will always have another height dominating it. So therefore I would like to go to second height, I would like to go to third height, fourth height, till the heights end, or in my perception the border ends. बिल्कुल. But once you go there, military mind also says don't come back. So therefore, if you have occupied the southern bank now, we have to, and if there is no positive disengagement, but disengagement can only follow de-escalation. बिल्कुल. So both the corps commanders said, we will not send more. What does it mean? It can mean any of the two things. One, वहाँ पे रहे हैं जो हैं वो वहीं रहेंगे. One, indirectly I am saying that whatever I require is already there. So sending more is not cost effective. बिल्कुल. And two, I am not sending more as a goodwill gesture. But if both of them are there, that whatever I require is already there. And since whatever I require is already there, I want to de-escalate by not sending more, then negotiations will continue. Where is the problem? ठीक. सर आप क्योंकि वेपनरी प्रोक्योरमेंट के साथ सीधे मैं इंडियन आर्मी के वेपन्स को प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का एक छोटा सा हिस्सा था. नहीं, आप बहुत बड़े हिस्से थे, क्योंकि हम जानते हैं इसके बारे में, जिसके लिए क्योंकि आपकी इन उस कार्यगति के लिए, उस कार्यकारी अध्यक्षता के लिए आपको विशिष्ट सेवा मेडल भी मिला है. तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब हम कोई भी वेपन खरीदते हैं तो हमारे देश के, भारत के ट्रायल जो है उस एक वेपन की
किस स्तर की होती है? अच्छी है, उसमें अभी इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, या ऑलरेडी हमारा पैरामीटर बहुत हायर लेवल का है? देखिए, हिंदुस्तान की तीनों सर्विसेज, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एक पॉलिसी, एक प्रोसीजर के तहत वेपन्स और इक्विपमेंट खरीदते हैं। DPP इसे बोलते हैं, डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। 2005 में ये आई और आप देख लीजिए अभी इसका 7वां संस्करण है, तो इसको रिवाइज करते हैं लगातार। ये पॉलिसी बड़ी क्लियर है, और अगर आप 5 चरण इस पॉलिसी के लो जो हम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, वो भी बड़े क्लियर हैं। पहला चरण, जिस भी सर्विस को चाहिए वो ये एस्टैब्लिश करती है कि उसको ये हथियार, ये प्लेटफॉर्म, ये इक्विपमेंट फलां ज़रूरत के लिए चाहिए जो नेशनल सिक्योरिटी के साथ डायरेक्ट जुड़ी होती है। वो ज़रूरत को मान लिया जाता है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड बैठता है रक्षा मंत्री के नीचे, तो दूसरा चरण मान लिया जाता है या नहीं माना जाता है। अगर मान लिया जाता है तो फिर आप एक तीसरा चरण लेते हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल निकालते हैं, ग्लोबल इंडियन, डिपेंडिंग ऑन क्या चीज़ है, आपको उसके जवाब आते हैं। जब जवाब आता है तो खूबसूरती है कि उस जवाब में एक एनवलप में 2 सील्ड एनवलप होते हैं। एक कमर्शियल बिड जिसको आप हाथ नहीं लगाते, बंद ही रहती है, एक टेक्निकल बिड। टेक्निकल बिड को आप खोलते हैं और अगले चरण पे आते हैं ट्रायल्स। ऐसा मैंने सुना है, बहुत जगह सुना है कि इंडियन आर्म फोर्सेस के ट्रायल्स इतने अच्छे हैं कि उसके बाद हम वो हथियार खरीदें या ना खरीदें, बेचने वाला ब्रोशर में छाप देता है हिंदुस्तान की आर्मी ने इसको ट्रायल किया है। तो एक ट्रेडमार्क है हमारा ट्रायल। बहुत ही आला दर्जे के ट्रायल्स हम करते हैं। सर, आखिरी खरीद जी, इसी से जोड़ना चाहूँगी क्योंकि आप खरीदारी की बात कर रहे थे, तो हमने हाल ही में एक बहुत अच्छी खरीदारी की है राफेल की। तो राफेल का हमारी आर्म फोर्सेस में आना किस हद तक कारगर साबित होगा हमारी युद्ध नीति को सक्षम बनाने में? और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या राफेल में इतनी तकनीकी स्तर उसका अच्छा है कि हम चाइना से सीधे तौर पर युद्ध की स्थिति में सामना कर पाएंगे? पहले राफेल, हम टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाएंगे। जी जी, आम के लिए अगर हम बातचीत करें तो राफेल 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, प्रोवन एयरक्राफ्ट है। अफगानिस्तान में फ्रेंच ने इस्तेमाल किया है, नेटो ने इसको इस्तेमाल किया है यूगोस्लाविया में जी। सिंगल सीटर है, डबल सीटर है, ट्विन इंजन है। इंजन खास तौर पे बहुत अच्छा है जी। एयरक्राफ्ट के वज़न से 1.5 गुना ज़्यादा वज़न ये एयरक्राफ्ट अपने ऊपर उठा सकता है। हाई एल्टीट्यूड में ये बड़ा इफ़ेक्टिव एयरक्राफ्ट है, और इसके ऊपर जो भी आर्म्स एंड एम्युनिशन लगते हैं, नाम में क्या जाना है, वो सब इसे एक बड़ा ही पेक्यूलियर प्रोफाइल देते हैं। आप राफेल को ओमनी रोल एयरक्राफ्ट बोल सकते हैं। मतलब आप एक बार उड़ाइए, आपके बेस से उड़ा, और जब तक आके वापस नहीं उतरता है, इस एक उड़ान के दौरान ये मल्टीपल मिशंस कर सकता है। यानी एयर डिफेंस कर सकता है, एयर टू एयर कॉम्बैट कर सकता है, ज़मीनी फोर्सेस को मदद दे सकता है बाय डिस्ट्रॉइंग ग्राउंड टारगेट्स। ये सब कुछ है एक ही साथ करके वापस आ सकता है, जो इसको एक बहुत ही एडवांटेज देता है दूसरे एयरक्राफ्ट्स पर जो अभी हमारे कॉन्टिनेंट में है, चाहे वो चाइना के पास हो, इवन चाहे जो पाकिस्तान के पास हो। ये एडवांटेज इसको है राफेल को। जी, तो एक हिसाब से देखा जाए तो इट इज़ वेल इक्विप्ड टू face any kind of a challenge provoked by China. See, best aircraft with China is J-20, right? J-20 has its own limitations in terms of operating in high altitude. J-20 is a good aircraft, but not a stealth aircraft 100% as is being advertised. Okay. J-20 is not an omni-role aircraft, which is its biggest limitation. It can go at one time for a role. So that's how it is.
तो एक हिसाब से देखा जाए तो राफेल से हमारी स्थिति और मजबूत हो जाएगी। You have Rafale, you have Mirage, please remember. जी, जी। You have Su, you have even in MiG-29, you saw a MiG-21 itself taking on a F-16. बिल्कुल बिल्कुल। So both matter. The pilot, the machine, एंड द मिशन। and the tactical combination of the aircraft package. बिल्कुल। आप कैसे बनाते हो सब कुछ उसके एग्जीक्यूशन कैसे करते हो। ठीक सर, आपसे एक और बात जानना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को ये पता रहे कि आपके वहाँ रहते हुए एक ब्रिगेड को आप पूरा संभाल रहे थे, बटालियंस आपके अंडर थी, लेकिन आपने हमारे देश को बहुत से ऐसे वेपन्स दिए हैं जो हमारी सेना के लिए कारगर साबित हो रहे हैं। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों से साझा करें कि आपने ऐसे कौन से वेपन्स लाए। मैंने तो कोई पर्सनली कुछ नहीं दिया है, पर हाँ मेरे टेन्योर के दौरान जो वेपन सिस्टम्स आए हैं और जो ओपन इंफॉर्मेशन है आपके पास न्यूज़ में, मैं उन्हीं के बारे में बातचीत कर सकता हूँ। मैं स्पेसिफिकली इंडियन आर्मी के बारे में बातचीत कर सकता हूँ। तो हम लोगों ने SF के लिए कुछ स्पेशल वेपन्स खरीदे थे। हम लोगों ने स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम खरीदा था इजराइल से। काफ़ी इक्विपमेंट खरीदा था, उसके बारे में बात नहीं करेंगे जी। ये जो स्पाइक आपने खरीदा था मैंने नहीं खरीदा, इंडियन आर्मी आपके रहते हुए इंडियन आर्मी ने जो खरीदा, तो हमारे हिसाब से शायद उस एक दौरान के लिए ही, उस वेपन प्रोक्योरमेंट के लिए ही आपको विशेष सेवा मेडल से नवाजा गया था। I really can't say because you sir, are being too modest, sir. You sir, who identifies your services, it's up to him, not important. Okay. सर, आप एक बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं, आपके ब्लॉग्स पढ़े हैं हमने, आप राजनीति पर भी लिखते हैं और आप आर्म फोर्सेस पर भी लिखते हैं, और आपके ब्लॉग्स में एक बहुत ही अच्छी खासियत मुझे जो उनको पढ़कर नज़र आई ये थी कि आपके ब्लॉग्स में कहीं ना कहीं सोल्जर्स की, सैनिकों की मानसिकता की बात कही गई है, उनके इमोशंस की बात कही गई है। आपका एक ब्लॉग है अनकंस्ट्रेंड इमोशंस, उसमें आपने सोल्जर्स की मानसिकता की बात कही है, उनके संयम की बात कही है। तो एक ब्रिगेडियर के तौर पर, एक बटालियन हेड के तौर पर, क्या एक लीडर की क्वालिटी होती है और क्या उसे करना पड़ता है अपनी पूरी ब्रिगेड का मनोबल बनाए रखने के लिए? क्योंकि परिस्थितियाँ जैसे कि अब अभी भी हम तनाव भरी देख रहे हैं, और एरिया भी, क्षेत्र ऐसे हैं कि वहाँ पर वैसे ही क्लाइमेटिकली ही हम वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, फिर उसके ऊपर हम युद्ध के चैलेंजेस भी देखते हैं, अपने स्ट्रगल के चैलेंजेस भी देखते हैं, इमोशनल लेवल पर भी वो कट ऑफ हैं सारी दुनिया से। तो किस तरह का एक आप क्या ऐसी प्लानिंग करते हैं जिसकी वजह से आप उनका मनोबल बनाए रखें? Okay. What does a human need? Physical requirements have to be met. I have to have some kind of shelter on my head. I have to have appropriate type of food. Once I have that, what else do I need? I need clarity on my role. If I am a soldier, I would love to know exactly what's my order. On a negotiation table, it's very easy for me to say, we agree to disagree, we don't agree to agree. But for a soldier with a weapon in hand, facing minus 30 degrees at a small tent, the clarity should be there. That what exactly is my role and how far is my chain of command going to back me up. It's important, huh? And third, today, what's the average age of India? 27. So, same will be reflected all over. In J&K, you have restrictions on net, 2G, 4G and all that. And they are being felt. So does that man feel now. He's not used to this idea of hearing from whom, communicating to whom, saying in one word, I am okay. So you look after all these three. Clarity,
confidence, I have your back, that assurance, and some kind of connect with whom and then Indian soldier, which is the best in the world. That's it. What else do you require? आपके साथ बात करके ऐसा लग रहा है कि हम बस बात करते जाएं, क्योंकि इतना आत्मबल भी बढ़ रहा है हमारा, और हमें समझ में आ रहा है कि कितनी दुश्वारियों के बावजूद भी आप जैसे सैनिक वहाँ पर अपने शौर्य पराक्रम को दिखाते हैं। आखिर में लेकिन कार्यक्रम में समय अवधि थोड़ी है, तो उसके लिए मैं आखिर में एक ही सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। चाइना, पाकिस्तान, दोगलापन दोनों ही देशों में हमें देखने को मिलता है, तो ऐसे देशों को किस तरह से समझाया जाए और इनको डील करने का एक सबसे सीधा रास्ता क्या हो सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात ऐसे कहूँगा जैसे मुझे समझ आती है जी। मैं जो कह रहा हूँ ना तो वो इंडियन गवर्नमेंट ना इंडियन आर्मी का व्यू पॉइंट है। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत साल पहले हमने एक डिसीजन लिया था, कलेक्टिव नेशनल डिसीजन, कि पाकिस्तान प्यूनिटिव डेटरेंस, गलती करो पनिशमेंट मिलेगी। चाइना डिसुएसिव डेटरेंस, आप कोई भी मिस एडवेंचर करने से पहले थोड़ा सोचना कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट इफेक्टिव है तो कर लेना, नहीं तो डिसुएसिव डेटरेंस, राइट? In my personal opinion, this is the policy India as a nation has been following. So as far as China is, Pakistan is concerned, frankly speaking, we don't have to change anything. It's perfectly all right. Punitive deterrence, yes, punitive deterrence. You do a misadventure, I give you reply. That's the end of the story. With China, well, I have used the word dissuasive deterrence, I stand by it. But problem with dissuasive deterrence is something called prisoner's dilemma. If you have 10 seconds, I'll tell you a game theory story. बिल्कुल सर, बताइए, हम सुनने के लिए। In game theory, there is a very interesting narration. It's called prisoner's dilemma. And prisoner's dilemma is one which is normally employed to test or to predict the relations and behaviors of two nations in geopolitics. So what is prisoner's dilemma? There is a person A and his friend person B. A and B both take weapons in their pocket and go to a store for robbing it. When they are breaking into the store, suddenly the alarm goes off, police arrives, picks them up, take them to the police station and put them in two different rooms where they cannot communicate with each other. After putting them in two different rooms where they cannot communicate with each other, please remember your second question, dialogue has to continue at all levels. Now they are told individually, without the knowledge of other, that you have three options. Option one, well, keep quiet. If you keep quiet, you have not been able to loot the shop, but you are carrying the weapon, so you will get 1 year in prison. Option two, you keep quiet, but tell us that other person was involved, you will go scot-free. No problem? No problem. And option three, just don't say anything. Now, when you say just don't say anything, what can happen? What can happen if both of them don't know what other is doing? But if both of them keep quiet, then none of them can be charged for any crime. That means they are cooperating actually without knowing. And they will go scot-free. But in international behavior or in games theory, I am giving you a modified version. The version is different and longer, but I am giving you a modified version. It is generally found
that a person prefers either going scot-free by putting the blame on other, or taking 1 year by saying, I did not do anything, I was just carrying a weapon. So this is exactly the situation today. चाइना के साथ Both of us know that cooperation is the best. Look at our economy, look at their economy. Both of them have taken hit. बिल्कुल. If they had taken the hit for whatever pandemic and other reasons, cooperation was the best. But you don't go for the best. They stay where they are. We also have castled now. We stay on those heights. Both will pay the cost. But prisoner's dilemma will continue. बिल्कुल. आपसे आज बात करके आत्मा आनंद की अनुभूति हो रही है, और गौरव की बात तो है ही हमारे लिए, क्योंकि आपके साथ साक्षात्कार हो रहा है, आमने सामने आपको देखकर सच में ऐसा लग रहा है कि हम किसी शौर्य की गाथा को सुन रहे थे. अभी तक कार्यक्रम की अवधि समाप्त हो रही है, इसीलिए आपसे अनुमति चाहूँगी. आपका यहाँ स्टूडियो में आकर हमसे बात करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. थैंक यू सो मच एंड जय हिंद. जय हिंद सर. आज की इस गौरव भरी महफिल के साथ और इस बात के साथ कि हमारे साथ यहाँ पर शौर्य पराक्रम की एक हस्ती बैठी हुई थी, इसी शौर्य गौरव को अपने साथ लेकर के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं. अगले एपिसोड में फिर आपके साथ मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम 1 to 1 में. देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल. फॉलो कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, और तब तक के लिए बिंदिया को दीजिए इजाज़त. जय हिंद.